वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइज, बार्सिलोना लीग बॉटल करती हुई नजर आ रही है इस टाइम पर। पिछली 3 गेम्स ला लीगा की बार्सिलोना ने जो खेली हैं उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है और बार्सिलोना 3 में से 2 गेम हार गई, एक मैच ड्रॉ किया। और जहां पर बार्सिलोना के पास एक हेल्दी लीड थी आफ्टर विनिंग अल क्लासिको, अब वो लीड जो है वो बार्सिलोना अपने हाथ से निकाल चुकी है। अगर रियल मैड्रिड अपनी गेम्स जीत जाती है, गेम इन हैंड जीत जाती है, तो ऑफ कोर्स वो अब बार्सिलोना से ज्यादा पॉइंट्स लेकर टेबल को टॉप कर लेगी। तो बार्सिलोना ने बहुत ही पैथेटिक फुटबॉल खेली है ला लीगा में पिछली 3 गेम स्पेशली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल नहीं कर रहा था आज के मैच का रिव्यू बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि बार्सिलोना को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किन किन जगहों पे बार्सिलोना को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और देखो, आज की वीडियो में आपको लगेगा कि मैं मैच हारने की वजह से बहुत ही क्रिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन मैं रिएक्शनरी नहीं हूँ। और जो चीज़ें मुझे पहले दिन से डाउट हो कर रही थी वो चीज़ें अब होना शुरू हो चुकी हैं। तो वही मैं आपके साथ आज की वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। पहली चीज़ देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग के हमारे पास स्क्वाड डेप्थ तो है नहीं, ठीक है। जब भी हमें एक आधा प्लेयर, अपना मेन प्लेयर चेंज करना पड़ता है तो वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे आज की गेम के अंदर कसाडो अवेलेबल नहीं थे, और जब जब हम लोगों ने पेड्री और कसाडो का डबल पिवट तोड़ा है या हमें हमने कोई और चेंज यूज की है, तो ऑब्वियसली वहां पर हमें प्रॉब्लम हुई है। आज कसाडो रेड कार्डेड थे, अवेलेबल नहीं थे, तो ऑब्वियसली फ्लिक के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने पेड्री और गावी को खिलाया और वो सिस्टम काम नहीं किया। और कसाडो जब जब अवेलेबल नहीं होते तो बार्सिलोना के प्रेस को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और आज की गेम में हमने देखा भी कि लास्ट पाल्मास ने आपके प्रेस को कई बार तोड़ा और उन्होंने 2 गोल भी स्कोर कर दिए। तो कसाडो आपके सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और देखो, अगले सीजन में बर्नाल नवंबर दिसंबर में अवेलेबल होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना को अगले सीजन में जाने से पहले कसाडो के साथ एक डीएम जरूर साइन करना होगा। ये तो बहुत एक साफ सी बात है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि मुझे फ्लिक के सिस्टम से और फ्लिक से प्रॉब्लम है अब। और मैं हमेशा एक बात बोलता चला आ रहा हूँ। अब फिर वही बात है कि आप लोग कहोगे कि हम मैच हार गए हैं, हम लोग शायद सेकंड ऑन द टेबल हो जाएं अब, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जब जीत रहे थे तो तब मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो यार, ऐसी बात नहीं है। बात इतनी सी है कि फ्लिक के पास प्लान बी नहीं होता, ये एक फैक्ट है। आप ये देखो कि हम लोगों ने मोनाको वाला गेम, मैंने पहले भी, आप मेरी वीडियोस अगर रेगुलर देखते हो तो मैंने ये एग्जांपल्स आपको दी थी कि मोनाको वाले गेम के अंदर जब एरिक गार्सिया को रेड कार्ड हुआ था तो तब भी हम पूरा मैच हाईलाइन खेलते रहे, हमने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया। हमने पिछले गेम में कसाडो को जब रेड कार्ड हुआ तो हम तब भी हाईलाइन खेलते रहे। तो आप अपने सिस्टम को कहीं पर भी चेंज नहीं करते हो। आपके पास अगर प्लेयर्स नहीं है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आपको थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। आपको आपको प्लेयर्स के हिसाब से अपने सिस्टम में चेंजेस करनी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है। और हमें कहीं पर भी प्लान बी नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा फुटबॉल के अंदर ये बड़ी बहुत नॉर्मल सी चीज़ रहती है कि जब आप किसी एक सर्टेन सिचुएशन में चले जाते हो तो वहां पर मैनेजर्स अपने सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेशन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन फ्लिक अपने सिस्टम के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते। अब जो फ्लिक का सिस्टम है ना, बेसिकली वहां पर हमें 2 विंगर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लामीन यमाल आज सेकंड हाफ में आए, लेकिन हमारे पास लामीन यमाल के अलावा और कोई प्रॉपर विंगर नहीं था। देखो, चाहे रफीनिया हो, चाहे लेवेंडोस्की हो, चाहे फेरान टोरेस हो, या किसी को भी आप ओल्मो को खिला लो या कुछ भी आप कर लो, तो वो सारे के सारे प्लेयर्स इंटीरियर अंदर बॉक्स के अंदर खेलना पसंद करते हैं, वाइड एरियाज में नहीं खेलते। अनफॉर्चुनेट है कि आंसू फती भी इंजर्ड हो गए बहुत गलत टाइम पे, वरना मेरे ख्याल से उनको बहुत मौका मिल सकता था इस टाइम पीरियड में। क्योंकि हमारे पास कोई भी विंगर नहीं अवेलेबल था, तो उनकी कमी भी महसूस हुई है। लेकिन फ्लिक के सिस्टम में विंगर की ज़रूरत है, तो आपको ऑब्वियसली विंगर साइन करने पड़ेंगे अगर आपको फ्लिक के इसी सिस्टम के साथ आगे चलना है। तो फिर उसके बाद यार देखो, आ, अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम में हम लोगों ने चांसेस क्रिएट किए, और फर्मीन लूपस पिछले 2-3 गेम से बहुत ही ज़्यादा खराब खेल रहे हैं। मतलब उनको चांसेस मिले कि वो गोल स्कोर कर सकते थे, उन्होंने गोल स्कोर नहीं किए। आज भी उनको 2-3 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, अगर वो गोल स्कोर कर लेते
तो शायद गेम कुछ और होती। लेकिन हम हमेशा यही बात बोलते हैं कि अगर ये हो जाता तो शायद ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा होता। लेकिन वही बात है कि फर्मीन लूपस की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिप कर गई है, और फर्मीन लूपस को जो है वो अब देखना पड़ेगा कि उनको रिप्लेस करके। मेरे ख्याल से पैब्लो तोरे का गेम बहुत बेहतर था आज का। तो अब ओल्मो अवेलेबल नहीं थे। ओल्मो का भी ये प्रॉब्लम था कि जो बाद में पता लगा कि वो थोड़े से इंजर्ड थे, जिसकी वजह से रिस्क नहीं लिया। और मैंने वही बात बोली कि स्क्वाड डेप्थ आपका बिल्कुल भी नहीं है, और आपके जब भी कोई मेन प्लेयर्स आगे पीछे होते हैं तो आप स्ट्रगल करते हो नजर आ रहे होते हो। लेवेंडोस्की ऑब्वियसली आज नजर आया कि वो अब एज उनकी बढ़ती जा रही है, और अगर हम ये समझते हैं कि लेवेंडोस्की को अगले सीजन में भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के साथ खिलाएंगे और वो पूरे हमारे मेन स्ट्राइकर रहेंगे, तो यार ऐसे नहीं चलेगा। देखो ये सीजन तो जैसे तैसे भी आपको निकालना है, चाहे आप कुछ जीतो या ना जीतो। लेकिन अगले सीजन में आपको स्ट्राइकर भी साइन करना होगा, आपको लेफ्ट विंगर भी साइन करना होगा। ये तो साफ सी बात है, आप लेवेंडोस्की के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब देखो फिर वही बात है कि आप लोग बोलोगे कि मैं क्रिटिकल हो रहा हूँ, मैं रिएक्शनरी हो रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा रफीनिया हो, लामीन यमाल हो, लेवेंडोस्की हो, बहुत सारे गोल उन्होंने स्कोर जरूर किए हैं। लेकिन वही बात है कि लेवेंडोस्की से आज लीग का प्ले भी नहीं हो रहा था, वो कहीं पर भी पूरी गेम में नजर नहीं आए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया गेम के अंदर। और लग रहा था कि यार वो अब ना उनका अब जाने का वक्त हुआ जा रहा है। और आप उनको एज अ बैकअप स्ट्राइकर खिला सकते हो, या उनके पीछे एक बैकअप जरूर रख सकते हो कि अगर वो परफॉर्म नहीं करें तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर हो, ताकि आप उनको चेंज करके किसी और को लेकर आओ और वो गेम आकर चेंज करे, तो आपको इस तरह के प्लेयर की जरूरत रहेगी। अब यार देखो, अक्टूबर हमारा बहुत ही टफ मंथ था। हम लोगों को बड़ी बड़ी गेम्स खेलनी थी, हमने वो सारे मैचेस जीतकर हम लोगों को लग रहा था कि यार ये सीजन बड़ा कमाल होने वाला है। लेकिन अब आप नवंबर में देखो तो नवंबर में तो हमने जाके बॉटल ही कर दिया। थोड़ी सी क्रिटिकल गेम्स आई, हमने अवे खेला सेल्टा सोसाइडेड में के अगेंस्ट, और उसके बाद आज हमने होम पर खेला, लेकिन हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। तो आ, उसकी रीजन यही नजर आ रही है कि आपके प्लेयर्स खेल खेल के जो है ना वो थक भी गए हैं। आप कुंदे की परफॉर्मेंस देख लें, कुंदे भी थके हुए नजर आ रहे हैं। और सोने पे सुहागा, बल्दे बहुत जल्दी इंजर्ड हो गए। पहला हाफ तो हमारा बहुत ही पैथेटिक रहा था, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस पहले हाफ में चल रही थी, जब थोड़ा सा कंट्रोल हमने लेने की कोशिश की उस सब बल्दे इंजर्ड हो गए, और फिर आप जेरार्ड मार्टिन को लेकर आ गए। और जेरार्ड मार्टिन का एक और डिजास्टर क्लास था, बहुत खराब परफॉर्मेंस उनकी रही है। आ, मतलब फाइनल थर्ड में जाकर उनकी क्रॉसेस नहीं लग रही, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। डिफेंसिवली भी वो एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भाई बिल्कुल ही फारिग। और उसके अलावा कुंदे को रिप्लेस किया हेक्टर फोर्ड के साथ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सब्स्टिट्यूशंस भी समझ नहीं है कि हमने किस बेस के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। कुंदे को बुला लिया, हेक्टर फोर्ड को डाल दिया। अब हेक्टर फोर्ड की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है, और उसके साथ जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। फिर उसके बाद यार हम लामीन जमाल आए तो यार विंग से कुछ होना शुरू हो गया। लेकिन वही बात है कि यार कितना एक लड़का कर लेगा। और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद लामीन जमाल खेल रहे थे, तो आज वो बॉल भी लूज कर रहे थे, और आज उनके पासेस भी बहुत मिसप्लेस हुए। क्योंकि ऑब्वियसली यार आते ही एकदम से तो प्लेयर नहीं इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिवली पार्ट ले सकता, या वो उनकी उनकी फॉर्म को उनको फॉर्म में वापस आते हुए टाइम तो लगता है। तो यार गेम ओवरऑल बहुत ही खराब रहा था, और सोने पे सुहागा। उसके बाद रेफरी ने मुझे समझ नहीं है कि क्या किया, बहुत ही पैथेटिक रेफरिंग थी दोनों एंड पे। अगर आप लास्ट पाल्मास की बात करो तो उनको येलो कार्ड ही नहीं दिए, शर्ट्स पुल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बार्सिलोना के भी कुछ प्लेयर्स को जो है वो जो उन्होंने फाउल किए तो वहां पे येलो कार्ड बनता था, नहीं दिया। फिर पेनल्टीज यार बनती थी, यार बार्सिलोना की पेनल्टीज बनती थी। मुझे समझ में नहीं आया कि कुबारसी का बाद में दिखाया, जब वो गेम दोबारा स्टार्ट होगी तो दोबारा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा जूम करके नीचे से पाँव मारा था और उनको गिराया गया था, तो वो पेनल्टी बनती थी। भाई वार क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही। फिर उसके अलावा पाउ विक्टर को भी गिराया खींचा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई वार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यार ये सारी की सारी चीजें हैं, काफी ज्यादा दुख हुआ। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। लेकिन मुझे जो अभी तक पूरा सीजन देखकर और पिछली 2-3 गेम्स देखकर जो चीज़ समझ में आई है वो यही समझ में आया कि एक तो हमारे पास प्लान बी नहीं होता, हम एक ही तरह की फुटबॉल खेलते रहते हैं जो कि
आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको स्क्वाड डेप्थ बनानी ही पड़ेगी। आप पूरा सीज़न इसी तरह से नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, और जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है। हमें स्ट्राइकर चाहिए, एक बड़ा अच्छा स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि लेवेंडोस्की जो है वो उनको अब एज नज़र आ रही है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा फ्रैंकी डियोंग की। रिया फ्रैंकी डियोंग का भी मुझे लगता है कि अब ना आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है बार्सिलोना में, और बार्सिलोना उनको जो है अब सेल ही करेगी, मार्केट में फेंकेगी, क्योंकि उनके जो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन थी उसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, और परफॉर्मेंस भी उनकी कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। और कसाडो, पेड्री, ये आपके मेन प्लेयर हैं। इन 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 पेयर के अलावा आप जब भी कोई पेयर यूज़ करते हो डबल पेवट में तो आपको मार पड़ती है। उसके अलावा आप कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो लामीन यमाल पे। रफीनिया का बहुत अच्छा गोल था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैन ऑफ द मैच रहे मैच हारने के बाद भी, तो वो एक आपके बहुत मेन प्लेयर हैं। बल्दे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन उसके अलावा चाहे फेरान टोरेस हो जो बाद में आए, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फारिग परफॉर्मेंस थी, उनका क्लब में कोई काम नहीं बनता। आपको बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है और आपको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। अब देखो, अभी सब कुछ रियल मैड्रिड के हाथ में है। रियल मैड्रिड के पास विनी जूनियर जो हैं वो इंजर्ड हैं, हो सकता है वो पॉइंट्स ड्रॉप कर लें, लेकिन अब आपको अपनी गेम्स जीतनी पड़ेंगी और मैड्रिड को चेस करना पड़ेगा। उनकी भी हालत कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं जा रही है, लेकिन बात यह है कि एक्सक्यूजेज आप दे नहीं सकती हो ज़्यादा। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम थोड़ा सा फ्लिक के साथ भी है। फ्लिक को जो है वो अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। फ्लिक एक ही सिस्टम के साथ थ्रू आउट नहीं खेल सकते। देखें, जो कुछ भी है एंसेलोटी अपने सिस्टम को चेंज तो करते हैं, वो बेशक फॉर्मेशन चेंज करेंगे, वो प्लेयर्स को चेंज करेंगे, वो अडॉप्टेबिलिटी लेकर आते हैं। हमने पिछले सीजन में भी देखा था कि रियल मैड्रिड ने कितनी चेंजेस करके जो है वो चैंपियंस लीग भी जीत ली थी, ला लीगा भी जीती थी, और उनको पिछले सीजन में बहुत सारी इंजरीज भी थी। तो हम लोगों को भी कुछ इसी तरह से एक कोई फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। फ्लिक को एक ही सिस्टम के साथ नहीं चलना, आपको प्लान बी के साथ चलना होगा, प्लान बी भी लेकर आना होगा। तो यार ये थी अब तक की वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका जो भी ओपिनियन है इस गेम को लेकर और बार्सिलोना के इस सीजन को लेकर, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।